चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो बददियानतदारी की है, एक तो अहलियत भी इसके अंदर नहीं है। इस इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर हमें कोई एतमाद नहीं है। इसने पूरी तरह शिरकत की नून लीग को जताने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफ़े राज। तो आज की गुफ्तगू का पहला मौजू यही है कि आज अहम समाअत हो रही है सुप्रीम कोर्ट में और सुबह से जो है वो ख़बरें हैं, रिमार्क्स हैं चीफ जस्टिस के, बाकी जो बेंच के अरकान हैं उनके काउंटर आर्गूमेंट है, और एक जो मुतालबा हुकूमती पार्टियों का है वो है फुल बेंच का। लेकिन लग ये रहा है कि जो सामने बात आ रही है इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब चाहते हैं कि मज़ीद दलाइल दिए जाएं, और उनका ये कहना है एक तो जजेस दस्तयाब नहीं है। खैर, अब इसमें होता है क्या, अब आगे आगे देखिए। अब इस हवाले से मामला जा कहाँ रहा है और एकदम से हुकूमती पार्टियों के अंदर इतना एग्रेशन क्यों आ गया और फ्रंट फुट पे आके क्यों खेलना शुरू कर दिया। और एक ख़ास बात जो सामने आ रही है कि वो अदलिया के ऊपर अदम एतमाद है और इस बेंच के ऊपर अदम एतमाद है। ऐसा क्यों है, इसका हम जायज़ा लेंगे। हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानान हमें इस सेगमेंट के अंदर ज्वाइन करेंगे। कराची से हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार हैं मोहतरम नासिर बेग चुगताई साहब ने, और इस्लामाबाद में हमारे ब्यूरो चीफ जवेद बलोच साहब मौजूद हैं। अपने नुमाइंदगान से भी अपडेट लेंगे और मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा जवेद बलोच से कि सारा दिन उन्होंने जो समाअत को कवर भी किया है, देखा भी है, और इस वक्त जो मूड लग रहा है, जो रिमार्क सामने आए हैं, थोड़ा सा अहवाल बता दें हमारे नाजरीन को आज दिन भर होता क्या रहा है। उसके बाद मैं नासिर बेग चुगताई साहब की तरफ बढ़ूँगा कमेंट्स के लिए। जी जवेद बलोच। शुक्रिया उस्मान साहब। तकरीबन 8.5-9 घंटे होने वाले हैं इस आज की समाअत को। सुबह दिन को आगाज़ हुआ 1 बजे समाअत का, और फिर 5 बजे तक चली, आधा घंटा का वक्फा हुआ, फिर अभी दोबारा जो है 15 मिनट का वक्फा किया गया है। तो बुनियादी नुक्ता उस्मान साहब सिर्फ यही है, तमाम सियासी जमातें PDM में शामिल हुकूमती इत्तेहाद, आज सुबह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। सुप्रीम कोर्ट बार के 6 साबिक जजेस भी जो सदूर हैं उन्होंने भी जो है वो बात की, और उन्होंने सबको मुतालबा एक ही है कि फुल कोर्ट बनाया जाए। चूँकि बुनियादी नुक्ता उस्मान साहब यही जो है वो जिस पे बहस हो रही है और जिस पे दलाइल दिए जा रहे हैं वो यही है कि अगर एक बेंच पर एतराज़ है और एक बेंच के मुतल्लिक जो है वो ये ख्याल किया जा रहा है कि ये इस बेंच से हमें फ़ैसला जो है वो हमारे हक़ में नहीं होगा, ये हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, तो इसी बुनियादी नुक्ते पे जो है ये दलाइल दिए जा रहे हैं कि इस बेंच की बजाय जो है फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए और वो इस केस की समाअत करे। लेकिन हमने देखा कि मुअज़्ज़ज़ जज साहबान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो रिमार्क्स आ रहे हैं उससे लग ये रहा है कि ये फुल कोर्ट जो है वो बनने नहीं जा रहा, क्योंकि जो अभी लास्ट हियरिंग हुई उसमें यही कहा गया चीफ साहब की तरफ से कि हमारे अलावा जो है वो 2 जजेस यानी कि 5 जजेस इस्लामाबाद में मौजूद हैं, 5 या 6, इसके अलावा तमाम जजेस मुल्क से बाहर हैं। तो जो आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, चौधरी शुजात के वकील असलाउद्दीन साहब ने आर्ग्यू किए, फारूक नाइक साहब ने आर्ग्यू किया, इरफान कादर साहब ने उन्होंने कहा कि वीडियो लिंक पे ले लें, वो जहाँ पे भी है वीडियो लिंक पे ले लें। जी, वीडियो लिंक देखें। आज का दौर जो है वो जो है फिजिकल अपीयरेंस, उसमें ज़रूरी नहीं। आपको याद होगा पनामा केस में जो है वो मुख्तलिफ हियरिंग हुई, हमने देखा इत्साफ अदालत में, तो लंदन से बैठ के भी जो है वो एविडेंस रिकॉर्ड की गई वीडियो लिंक के ज़रिए। और आज भी यही दलाइल दिए जा रहे हैं कि अगर कोई जज यहाँ पे मुल्क में नहीं है या इवन शहर में नहीं है तो उसे वीडियो लिंक के ज़रिए जो है वो समाअत में शामिल कर लिया जाए। लेकिन सूरत हाल जो है वो नज़र ये आ रही है कि कोई लार्जर बेंच तश्कील दे दिया जाएगा और वो ये इस केस की समाअत करे, लेकिन ये फाइनल वर्डिक्ट जो है, फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। देखें, हम रूटीन चली आ रही है, एक रवायत चली आ रही है कि हमने पहले भी देखा मुख्तलिफ केसों में, और मुख्तलिफ केस हमने जब कवर किए तो किसी एक जज के जो सिटिंग जज होता है जो केस की समाअत कर रहा होता है, उस पर एक आम साइल उस्मान साहब अगर इतराज़ कर दे कि मुझे इस कोर्ट से इंसाफ की तवक्को नहीं है, तो वो जज जो हैं वो खुद ही उस केस से अलग हो जाते हैं। लेकिन आज चीफ जस्टिस साहब ने अभी जो रिमार्क्स दिए हैं थोड़ी देर पहले, उन्होंने ये कहा है कि अगर मौजूदा हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को तस्लीम नहीं कर रही है तो ये बहुत संगीन मामला है। लेकिन साथ ही उन्होंने जो पिटीशन जो सुन रहे हैं उस हवाले से भी कहा है कि ये तो जनाब सीधा सीधा मामला, इसमें बहाम है ही नहीं। तो एक तरफ लग ऐसे रहा है कि बड़ा क्लैरिटी है सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजेस में इस हवाले से, इस फैसले के हवाले से। इबाहम इसलिए नहीं है कि मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट की जज साहबान जो हैं वो
ये अपने रिमार्क्स अभी जो उन्होंने थोड़ी देर पहले दिए कि 179 वाला वोट लेने वाला जो है वो वज़ीर आला है और 186 वोट लेने वाला जो है वो ईवान से बाहर है या वो वज़ीर आला नहीं बन सका। तो जो माइंड है कोर्ट का जो हम देख रहे हैं या जो हमारी मुख्तलिफ वकला से और जो वहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लोग मौजूद थे सीनियर कानूनदान उनसे बात हुई तो वो भी उनका माइंड भी यही है कि जिस तरह कोर्ट के रिमार्क्स आ रहे हैं और जिस तरह जो है वो आ रही है इससे लग नहीं रहा कि उन्हें कोई तवक्को है कि वो फुल कोर्ट। मैं ये इसी बात पर नासिर बेग चुगताई साहब की तरफ जाता हूँ। इसके साथ साथ उस्मान साहब जी जवेद साहब आपने अपनी बात की है, आपने जो हमें कार्रवाई सुनाई है इस हवाले से अदालत की, नासिर बेग चुगताई साहब की तरफ जाता हूँ। नासिर साहब, राना सनाउल्लाह की और वज़ीर कानून साहब की हम गुफ्तगू सुन रहे थे थोड़ी देर पहले। राना सनाउल्लाह ने ये कहा कि अगर फुल बेंच नहीं बनता, फुल कोर्ट नहीं होता तो हम इस पूरी प्रोसीडिंग्स का बाइकाट कर देंगे। जब एक फरीक बाइकाट कर देगा तो फिर इन फैसले की हैसियत क्या रहेगी, क्या होगा? ये तो सीधा सीधा एक बहरानी कैफियत में हम दाखिल हो रहे हैं। उस्मान, मैं हल्फिया कहता हूँ कि मैं जो शेर पढ़ूंगा वो मिर्जा गालिब का है। अच्छा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मिर्जा गालिब ने कहा था कि बाजीचे अतफाल है, दुनिया मेरे आगे होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। मैं ये सब कुछ उस्मान आपको पता है कब से देख रहा हूँ। मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब मुझसे जूनियर हैं इस प्रोफेशन में। मैं सहाफत में हूँ, वो जुडिशरी में, और मैंने बहुत कुछ देखा है इस दुनिया में। मैंने बहुत सी अदालती बदआमालियाँ देखी हैं। मैं कभी पाकिस्तान की इंतज़ामिया, पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान की मुक़न्नना पर मैं फ़ख्र नहीं कर सकता। मुझे कभी इस बात का वो नहीं हुआ कि साहब मैंने हमारी अदलिया की तारीख़ बहुत रोशन है। रोशन नहीं है, बहुत अंधेरी है। मैं अगर आपको शुरू करूं, मैं नहीं चाहता कि आज का केस उनके शुमार हो जो जस्टिस मुनीर ने जिसका फैसला किया था, सही, या उसके बाद अनवार उल हक ने फैसले किए, या उसके बाद नजरिया ज़रूरत होता रहा, खटाखट होता रहा। शरीफुद्दीन पिरज़ादा और AK बरोई साहब ने उसको जिंदा किया और फिर जिंदा किया गया इस दौर में फिर जिंदा हुआ। अगर आप पिछले फैसले देख लें, मैं पिन पॉइंट नहीं करूंगा, लेकिन ये कि आज की जो समात है उससे तो मुझे उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। सच्ची बात ये है क्योंकि फैसला मुझे कल मिल चुका था। जब लाहौर में फौरी समात हुई, जब क्राउड ने वहाँ दीवारें फलांगी वगैरह वगैरह जो इल्ज़ामात लगाए गए, वो इल्ज़ामात की तफ्तीश हो ना हो मुझे पता नहीं, लेकिन वाकई रजिस्ट्रार साहब ने इंतज़ार किया पिटिशन के मुकम्मल होने का कि मुझे आप टाइप कर लें। मुमकिन है मशवरा भी दिया हो सकता है। तो फिर उसकी समात हुई और यूँ समात हुई। उसमें जो रिमार्क्स आए, जो ऑर्डर ऑफ द डे में भी आए, वो ये थी कि हमजा शहबाज शरीफ की वजारत आला इंतहाई ख़तरे में है। अब जब चीफ जस्टिस ने ये कह दिया पहले रोज़, तो उसके बाद मुझे केस सुनने की ज़रूरत ही नहीं थी ना। मैं तो आज तफरी कर रहा था बारिशों के इलाके में, मेरा अपने मोहल्ले में घूम रहा था मैं तो खाबे उड़ा रहा था। मुझे पता है कि क्या होगा। फिर आज जब मैं आया तो मुझे बताया गया ये कहा उन्होंने कि हमारे पास तो जज ही नहीं है। अरे हालत ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जज नहीं है फुल बेंच के लिए। सुप्रीम कोर्ट के पास वीडियो लिंक दस्तियाब शायद नहीं है, वरना तो वीडियो लिंक पे करे थे। देखिए, इन 3 जजों पर जो इतराज़ है वो आपको पता है क्या एतराज़ है, बहुत खुला बात है। एक मॉनिटरिंग जज थे, एक ने फैसला लिखा था सिसिलियन माफिया का, वो सब बातें हैं वो जो सामने आती चली गई हैं। और लेकिन ये कि आज जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि बाइकआउट करेंगे, ये मेरा ख्याल है मेरी ज़िंदगी में शायद पहला मौका है। अच्छा, भुट्टो साहब ने खतरनाक मोड़ पर अभी आकर बाइकआउट नहीं किया था। अच्छा, उन्होंने आखिरी तकरीर जो की थी सुप्रीम कोर्ट में बहुत जानदार थी, बहुत शानदार थी, और मुझे उसका तर्जुमा करने का मौका मिला था। बहुत मुश्किल तकरीर थी वो। उसके बाद और बेनज़ीर भुट्टो हैं, नवाज शरीफ हैं, इन्होंने कभी बाइकआउट नहीं किया। बाइकआउट करना कोई मसले का हल नहीं है, लेकिन अगर आप वाकई ना पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पहुँच जाएँ, जहाँ आपकी बात ना सुनी जा रही हो, जहाँ सुप्रीम कोर्ट बार के 6 प्रेसिडेंट
जहां मकबूल बाकर की बात न सुनी जा रही हो। मकबूल बाकर साहब बहुत ज़्यादा शुस्ता, बहादुर और दो टोक जज रह चुके हैं, और उन्होंने अपनी एक तो फेयरवेल में, उसके बाद एक इंटरव्यू में और कल एक और इंटरव्यू में उन्होंने खुल के बात की थी कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट नहीं होता है, और ये जो कुछ भी है ये फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। और देखिए, मैं तो मकबूल बाकर साहब की बात कर रहा हूँ कि फुल कोर्ट को सुनना चाहिए, ये हसास मौजू है, लेकिन चीफ जस्टिस कह रहे हैं हसास मौजू नहीं है। बहुत हसास मौजू है, इसके ऊपर हम बात भी करेंगे। अभी ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो इसी मौजू का जिक्र करेंगे और इस पर मजीद बात करेंगे ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। आज इस्लामाबाद में हुकूमत में शामिल अहम जमातों के कायदीन की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मरीम नवाज़ साहबा ने भी बड़ी दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसको इंडोर्स किया मौलाना फजल रहमान साहब ने, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी जो गुफ्तगू की वो आपके सामने है। ये एकदम जो है हुकूमत की इत्तेहाद के अंदर इतना एग्रेशन कैसे आ गया? पहले खामोश थे, अब फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, इसका जायज़ा लेंगे। और इस्लामाबाद से हमें मोअज़्ज़ज़ मेहमान शौकत पराचा साहब ने ज्वाइन किया है। स्टूडियो में रिजवानुर रहमान रज़ी साहब ने, अल-मरूफ रज़ी दादा हमारे साथ यहाँ मौजूद होंगे स्टूडियो में। तो गुफ्तगू का आगाज़ मैं करूँगा जी शौकत पराचा साहब से, चूँकि वो शहर इक़्तिदार में बैठे हैं, और क्या सूरत हाल चल रही है हुकूमत की? एकदम से फ्रंट फुट पर आके खेलना शुरू किया और चौके छक्के लगा रहे हैं, क्या रीज़न है? रीज़न तो बड़ी ऑब्वियस है। मुल्क में एक कल्चर है कि अगर फ़ैसले ख़िलाफ़ हैं तो नहीं मानने, फ़ैसले हक़ में आए तो फिर दूसरी साइड नहीं मानेगी। अभी तो फ़ैसला आया नहीं है, लेकिन लाहौर में जो पहली हेयरिंग हुई उसमें तो अनफॉर्चुनेटली हमारे मोअज़्ज़ज़ जजेस हज़रात ने अपना माइंड बता दिया था जब ये कमेंट आया कि बादी नज़र में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत है, तो एक बुनियाद तो पड़ गई थी। और ये जो रिएक्शन आया है, जब ये सारे लोग खामोश थे, ज़्यादा तनकीद नहीं कर रहे थे, तो मेरे ख्याल में वो एक आर्टिफिशियल पोस्चर था इन लोगों का। आज जो कुछ निकली है एग्रेशन, या जो मसलन मैच फिक्सिंग को इक्वेट कर दिया बेंच फिक्सिंग के साथ, तो ये नेचुरल आउटबर्स्ट है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इनका जो इन सब लोगों का, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप बात कर रहे हैं, इन सब लोगों का जो सोच है वो वही है जो आज नज़र आई है। दरमियान में जो पॉज आया था वो पॉज इसलिए था कि शायद ये सोच रहे थे कि अब चूँकि सारी गेम हमारे हक़ में आ गई है तो हम ज़रा खामोश हो जाएं। और वो पॉज के दिनों में दूसरी साइड क्रिटिसाइज़ कर रही थी। मसलन 7 अप्रैल वाली जो जजमेंट थी इसी सुप्रीम कोर्ट की, उसको तो बाद में पीटीआई की क़यादत वो क्रिटिसाइज़ करती रही। ये लोग खामोश थे, ये वेलकम करते रहे। फिर जब ये 25 MPAs पंजाब असम्बली के नाअहल हुए और उनका वोट भी डिक्लेयर किया गया कि वोट काउंट नहीं होता उनका, वो गिने नहीं जा सकते, तो उसके बाद हम देखते रहे कि ये साइड में अब डिस्कम्फर्ट ज़ाहिर हो रहा है। और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के बाद और कोर्ट की इनिशियल ऑब्जर्वेशन के बाद तो ये मामला क्लियर हो गया। अब सूरत हाल ये है कि सारा दिन गया, सारा दिन ज़ाया हुआ। मुझे भी यकीन है कि आप और आपके मुअज़्ज़ज़ मेहमान सारा दिन इसी इंतज़ार में बैठे रहे होंगे। पूरी कौम इस इंतज़ार में बैठी रही कि फुल बेंच बनता है या नहीं बनता। पहले ऑब्जर्वेशन आ गई ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कि बाद में फुल बेंच देखेंगे बनता है या नहीं बनता। फिर बाद में ऑब्जर्वेशन आई कि जी वो सितंबर तक बन सकता है, हमारे जजेज नहीं हैं। अगर आप मर्डर केसेस के फ़ैसले वीडियो लिंक से कर सकते हैं तो जजेज हजरात जो माशाल्लाह कौम के टैक्सेस पर कहते हैं जी रूल है, और रूल अपनी जगह पे हैं, लेकिन जहाँ 54,000 नहीं 51,000 केसेस पेंडिंग हैं, वो बरतानवी राज के रूल के मुताबिक छुट्टियाँ भी की जाती हैं, लंबी लंबी छुट्टियाँ की जाती हैं। चलें वीडियो पे नहीं लेना, जितने जजेस दस्तियाब हैं अगर आपने बनाना है, मैं प्री जज नहीं करना चाह रहा, आपने नहीं बनाना तो फैसला तो दें, आपने बनाना है तो वो फैसला दें। अभी भी लटका के रखा हुआ है कि जी हम क्या करेंगे। मुझे नहीं समझ आ रही कि सारा दिन ज़ाया किया, डॉलर फिर ऊपर चला गया, इकानमी का बुरा हाल है, गवर्नेंस की खुद बात करते हैं, और जहां अपनी जिसकी ज़िम्मेदारी होती है उस ज़िम्मेदारी के लिए पूरा दिन गुजर गया। अच्छा, ये बहुत अच्छा नुक्ता उठाया है शौकत पराचा साहब ने, लेकिन मामला तो ये भी है ना रिजवान रज़ी साहब
कि जब सियासतदान खुद अपने मसले हल करने में नाकाम हो जाते हैं तो फिर अदालतों का रुख करना पड़ता है। एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया हमजा शहबाज और परवेज़ लाई के दरमियान इलेक्शन कराया जाए, वहाँ आप सारे मान के आए। इमरान खान साहब ने भी पहली बार हमजा शहबाज शरीफ को वज़ीर आला माना भी, और उसके बाद ये सारा इलेक्शन प्रोसेस हुआ। उसके बाद एक बार फिर हम नाकाम हुए इस पूरे प्रोसेस के अंदर, फिर मामला अदालतों के ऊपर है। और फिर एक जब फरीक ये कहे कि जनाब अगर ये फैसला ये होता है, हमारा बात नहीं मानी जाती, तो मैं जनाब बाइकाट करूंगा प्रोसीडिंग की। इस दौरान अदालत का फैसला आ जाता है और एक फरीक अहम हुकूमत जो है वो बाइकाट कर जाती है, तो फिर क्या मंजरनामा देख रहे हैं आप? देखिए, ये बहुत आउटब्रस्ट ड्यू था। ये आउटब्रस्ट उस वक्त से ड्यू था जब इमरान खान प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था और धरना अरेंजमेंट हुई थी और फिर धरना बिठाया गया और उठाया गया। ये प्रोजेक्ट इमरान खान की सारे स्टेप्स थे जो लिए गए इन द मीन वाइल। अब मसला ये है कि इस दौरान जो एक पाकिस्तान के महकमे के अंदर एक माइंड सेट डेवलप हो गया और उस माइंड सेट के ऊपर आने वाले नए आने वालों की भी तरबियत हो गई है, तो अब वो माइंड सेट ऐसे तो नहीं ना जाएगा सर। हम इस वक्त 1970 की पोजीशन पे खड़े हैं। 1970 की पोजीशन में अवाम के मैंडेट का एहतराम नहीं किया जा रहा था और याहिया खान हाथ में आइन लेके फिर रहे थे कि कोई इस आइन के तहत मेरा हलफ ले ले, और एक खला था और उस खला के नतीजे के अंदर आधा पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। इस वक्त अगर हम पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में देखें, बलूचिस्तान के अंदर से रोज़ाना हमें या मतलब के सिविलियन के शहीद होने की खबर आती है, उनकी मसकशुदा लाशें मिलती हैं, या हमारे फौजी बेटों के शहीद होने की खबर आती है। यही हाल KPK का है, या कोई सियासी लीडर टारगेट होता है। आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ANP के जो रहनुमा है उन्होंने कमाल ही कर दिया। उन्होंने कहा कि वो बाकायदा अपनी जान का इफ्जाना अदा करते हैं, भत्ता अदा करते हैं, और ये भत्ता जो है वो कौमी असम्बली के स्पीकर, वो क्या नाम है उनका, उन्होंने भी अदा किया है, उन्होंने ये इंकशाफ किया है इसके ऊपर। तो आई मीन 2 सूबों के अंदर इस कदर खौफनाक सूरत हाल हो और 2 सूबों के अंदर ये सूरत हाल हो कि नासिर बेग चुगताई साहब का शहर पानी में डूब जाए और कश्ती ना इनको मिल रही हो दफ्तर आने के लिए, तो मेरा मतलब है। और पंजाब के अंदर इस वक्त पिछले कम से कम 4 माह से आलमोस्ट एक लल की सिचुएशन है। कोई फैसला नहीं हो पा रहा, कोई नया काम नहीं हो पा रहा, कोई समरी दस्तखत नहीं हो पा रही, क्योंकि अदालत उज़्मा जो है वो लेके बैठी हुई है उसके बारे में कुछ नोटिस, और उन्होंने चीफ मिनिस्टर का अख्तियारात महदूद कर रखे हैं। तो हम 1970 की सिचुएशन में हैं भाई इस वक्त लम्हा मौजूद के अंदर, और उसके बाद जो हुआ था दुआ करें इस दफ़ा हम उससे बच जाएं। कैसे बचा जा सकता है? नासिर बेग चुगताई साहब, जो रिजवान रजी साहब ने मसला उठाया, ज़ाहिर आप तो एक सियासी पूरी तारीख के गवाह भी हैं और हेडलाइंस भी लगाते रहे हैं, लफ्ज़ों के साथ खेलते भी रहे हैं, कैसे बचा जा सकता है सारी सिचुएशन? सर, ईमानदारी के साथ अगर हम अपने हल्फ की पासबानी करें, नहीं करते हम, सब लफाजी है कि हम हल्फ पे कायम हैं, कोई कायम नहीं रहता। आप देख लें कितने मार्शल लगे, आप देखें कितनी अदालतों ने कितने मार्शल की तौसीयत की, आप देखें कितनी अदालतों ने कितने आमिरों को आइन को मस्क करने की इजाज़त दी। आप देखें कि कितनी अदालतों ने बेगुनाहों को फांसी दी, एक बेगुनाह प्राइम मिनिस्टर को टांग दिया और बेगुनाह में गलती हो गई हमसे। अब आप अंदाज़ा लगाइए ना, भयानक गलतियाँ की हैं हमने, सब ने, कौम ने, सब ने की हैं। अब हम तो मजबूर हैं, हम तो मजबूर हैं महज हैं, मगर है जाने जहाँ अपने उस शाख से ऐसे भी कोई करता है, बर्बाद कर दिया है पूरे सिस्टम को, पूरे निज़ाम को बर्बाद, जो फैब्रिक कहते हैं सोसाइटी का, उसको तबाह कर दिया है। उसमें अदलिया भी शामिल है। अब एहतसाब अदालतों में रिटायर्ड जजों की ज़रूरत क्या है, मुझे बता दें आप। और वो रिटायर्ड जज जिन्हें गैर मामूली बरात मिल रही हो, क्यों मिल रही हैं? अभी सनाउल्लाह कह रहे थे, मुमकिन झूठ बोल रहे हो, मैं नहीं जानता, इसकी तो आनी चाहिए तरदीद, कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा प्रोसिक्यूटर से कि शहबाज शरीफ की बेल हुई थी लाहौर में, कि एक बड़े मुजरिम की बेल होगी, तुम क्या करते रहे? ये बात करने का अंदाज है, ये अदलिया है। आप सोचे ना, वो अदलिया है कि जिसको हम सराखों में बिठाते हैं, हम कहते हैं भाई हमारा केस तय कर दो,
हमारे केस का फैसला कर दो। और मैं बहुत यकीन के साथ नासिर साहब, ये वही अदलिया है कि अगर हमारे हक में फैसला करे तो हम मिठाई बांटते हैं, अगर दूसरे के सर, खिलाफ है तो ये मसला है, ये जो रवैया हमारा भी तो है ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही आना चाह रहा हूँ। सियासतदानों ने इस अदलिया को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहा, अदलिया ने उनको अपने लिए इस्तेमाल कर लिया। तो जब जब ये हुआ है, मिठाई बांटी गई है, जब जब ये होता रहेगा, अभी देखें पीटीआई के मिठाई बटेगी और मुझे पकता है कि मोनिस मिठाई लेके जाएगा मामू के पास। लाजमी तो हो जाएगा, मोनिस मामू को मिठाई खिलाएगा वो। तो अब मुझे लगता ये है कि देखें अदलिया ने आज बड़ा कंसर्न जाहिर किया है मईशत की बदहाली पर। आपके पास दो बड़े सहाफ़ी बैठे हुए हैं जिनकी नफ्स पर हाथ है मईशत का। किस मईशत की बर्बादी में अदलिया कितना हाथ है, ये बता दें मुझे आप। स्टील मिल है, रेकोडिक है, अमन व अमान की खराबी है। और कहाँ थे जब कराची में टेररिज्म हो रहा था, जब कराची में बम फट रहे थे, कराची में दहशत गर्दी हो रही थी। और अब 3-4 महीने जो लाहौर में कोई हुकूमत ही नहीं है। नहीं है, हुकूमत कसूर सबका है। बात वही है नासिर साहब, बात वही है, जब सियासतदान आपस में लड़ते रहेंगे तो फिर किसी ने नोटिस तो लेना। जब तक कानून नाफिज करने वाले, कानून की तशरीह करने वाले सही तशरीह नहीं करेंगे कानून की, उस वक्त तक मसला, मतलब मैं समझता ही नहीं कि जस्टिस नसीम हसन शाह आगे क्या है कि ये गलती हो गई हमसे, अनवारुल हक कहे भाई हमसे तो दबाव था हमारे ऊपर, या कल कोई और आके कहे क्या हम क्या करते हैं, हमने 36A पर हम प्रेशर में आ गए थे। मुझे यकीन है सब कोई प्रेशर में नहीं है, सब अपने अपने इल्म के मुताबिक काम कर रहे हैं। और मैं समझता ये हूँ कि एक आइनी अदालत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो फैसले कर रहे हैं वो आइन के माहिर नहीं है। नहीं, ये जो बड़ा आपने नुकता उठाया कि आइनी अदालत के खदो खाल क्या हो, कि कौन कायम करे, कौन इनिशिएटिव ले कि जो आइनी केसेस हैं उनको सुनने के लिए अलग प्लेटफॉर्म होना चाहिए। शौकत बराचा साहब, इस पर आप क्या कहेंगे, ये जो नुकता नासिर साहब ने उठाया? अदलिया की तारीख के हवाले से जो कुछ नासिर बेग चुगताई साहब ने फरमाया उसमें तो कोई शक नहीं है। आप 1954 जस्टिस मुनीर वाले फ़ैसले से शुरू करें, दासू वर्सेस पटेल के फ़ैसले पे आ जाएं, फिर एक था फ़ैसला जो याह्या खान की इक़्तिदार जाने के बाद जुज़र पर करार दिया था, उसके बाद तो नुसरत भुट्टो केस का फ़ैसला दे दें, फिर 99 में सैयद ज़फ़र अली शाह का फ़ैसला 2000 में देख लें, जिसमें इफ्तिखार चौधरी साहब भी उस बेंच में शामिल थे, जिसमें जनरल परवेज़ मुशर्रफ एज एन इंडिविजुअल को आइन अमेंड करने का अख्तियार दे दिया था। ये आज की जो मैं अगर रेलेवेंस देखूं तो आज जो मसला बना पड़ा है उसमें भी अदालती फ़ैसले ही शामिल हैं। जस्टिस निसार वाली कोर्ट ने फैसला दिया, पार्टी प्रेसिडेंट को मियां नवाज शरीफ तो नाअहल हो चुके थे, उनकी वज़ारत उज़्मा चली गई थी, बट पार्टी सदारत से हटाने के लिए जो आर्गूमेंट लिखे गए कि जी पार्टी सदर की ये पावर है, ये पावर है, ये पावर है, ये पावर है, यही अदलिया पार्टी सदर हटाने के लिए पावर गिन रही थी। आज जो ऑब्जर्वेशन आ रही हैं कि पार्टी लीडर जो है वो डिक्टेटर बन के बैठ जाएगा। फॉर अ मिनट उस्मान साहब, आप माशाल्लाह बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बाकी तो खैर हमारे उस्तादों की जगह हैं दोनों। इमेजिन के पीटीआई में कोई ऐसा काम हो सकता है जो इमरान खान की मर्जी के बगैर हो? जेयूआई में कोई ऐसा काम हो सकता है जो मौलाना फजलुर रहमान की मर्जी के बगैर हो? पीपल्स पार्टी में कोई ऐसा काम हो सकता है जो बिलावल भुट्टो दरदारी या आसिफ अली दरदारी साहब की मर्जी के बगैर हो? हर मुल्क की अपनी रियलिटीज़ होती हैं, और अगर साकिब निसार वाली कोर्ट पार्टी सदर को इतना पावरफुल समझकर पार्टी सदर को सदारत से भी एक बंदे को हटाना चाह रही, आज आर्गुमेंट आया कि अगर पार्टी का सदर हारा हुआ हो या मुंतखब ना हो तो फिर उसके भी ऑर्डर्स बाइंडिंग होंगे। यस, ये साकिब निसार कोर्ट ने डिटरमिन कर दिया था कि हाँ, पार्टी का जो सदर है उसको हटाना भी ज़रूरी है। आज तो मौलाना फजलुर रहमान साहब भी हाउस से बाहर हैं, तो क्या वो जेयूआई के हेड नहीं हैं? उनकी बात नहीं मानी जाएगी? ये जो इनकन्सिस्टेंसी है। और फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में जो अपील आई हुई है कि आपने आइन की तशरीह नहीं की, आइन को रीराइट कर दिया, किसी को अख्तियार नहीं है सिवाय पार्लियामेंट के।
आर्टिकल 239 क्लास 4 क्लास 5 क्लास 6 जो हैं वो पूरी तरह डिटरमिन करती हैं। तशरी ही की वजह से तो ये मसला बना हुआ है सारा। आज जिस मसले पे सारा दिन मैं एज जर्नलिस्ट या मैं एक पाकिस्तानी शहरी परेशान रहा कि हमारे मुल्क में हो क्या रहा है आखिर, एक सूबे की जो बार बार आप भी बात कर रहे हैं, मत भूलिए कि पंजाब अगर डिस्टेबलाइज रहता है तो फिर कोई स्टेबलाइज नहीं हो सकता। अभी बात रजी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि पहले तो केपी डिस्टेबलाइज होता था, फिर बलूचिस्तान तो खैर अभी भी ट्रबल का शिकार है। चुगताई साहब ने कराची की एग्जांपल दी तो पंजाब में बैठ के तबसरे किए जाते थे। आज तो पंजाब की ये हालत है, आज तो जीटी रोड की ये हालत है। जीटी रोड एक बैकबोन समझा जाता था कि पाकिस्तान की सारी ताकत जो है वो लाहौर से शुरू होकर पिंडी से आती है। अब ट्रबल कहाँ है? लाहौर में है। ट्रबल जनाब वो गुजरात में है। सिंबॉलिक बात कर रहा हूँ, ट्रबल तो झेलम में है और ट्रबल रावलपिंडी में है। तो पाकिस्तान को संभालेगा कौन? सारी ट्रबल्स की वजह से पाकिस्तान की मईशत जो है वो ट्रबल में है। और यहाँ ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आके हम इस बात का हल तलाश करने की कोशिश करेंगे कि जनाब ये सियासी इस्तेकाम कैसे आए जिसके नतीजे में हमारी मुल्क की माशी सूरत हाल बेहतर हो और जो डॉलर अभी काबू में नहीं आ रहा इसको काबू में लाने का रास्ता कैसे निकलेगा। ब्रेक के बाद आएंगे और तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हों। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं पाकिस्तान की माशी सूरत हाल की। डॉलर आज भी काबू से बाहर है और ये असरात किस चीज़ के हैं जो डॉलर काबू में नहीं आ रहा। रिजवान रज़ी साहब इस बारे में बखूबी बता सकते हैं। रज़ी साहब, क्या वजह है? हम बारहा कहते हैं कि जनाब ये आज़ाद है, मार्केट फोर्सेस हैं, कोई माफियाज हैं जो, लेकिन असल वजह क्या है, रूट काज क्या है? देखिए, दो हैं, एक परसेप्शन है, एक रियलिटी है। परसेप्शन ये है कि जब मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म जैसे हाल ही में रुखसत हुए हैं और वो दोबारा आने के इरादे भी रखता है और ये दावा भी करता है कि वो दोबारा आएगा, अगर वो चौक में खड़ा होकर कहेगा कि पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका बनने जा रहा है या दूसरे अल्फाज के अंदर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है, तो इसका मतलब हमें तो छोड़ दें, दुनिया क्या इसका मतलब ले कि एक वज़ीर आज़म जो 3 माह पहले तक इस मईशत को मैनेज कर रहा था वो कह रहा है कि डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है। अब आ जाइए ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। पाकिस्तान के 4 इंटरनेशनल बॉन्ड्स हैं जिनके अंदर एक सकूक भी शामिल है और लंदन मार्केट के अंदर जो बॉन्ड मार्केट है उसके अंदर वो ट्रेड होते हैं। परसों मैंने जुमे के रोज़, जुमेरात और जुमे के 2 रोज़ पता करवाया, अगर पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है तो उन बॉन्ड को तो टके टोकरी हुए होना था, उसका तो कोई बायर ना होता। जिस तरह हमने एटमी धमाका किया था तो हमारा बॉन्ड जो था वो फेस वैल्यू से भी डिस्काउंट पे मिल रहा था उस वक्त मार्केट के ऊपर अंदर। तो पाकिस्तान का इंटरनेशनल कोई बॉन्ड इस वक्त सेलर काउंटर के अंदर दस्तयाब नहीं है। और जब से ये इमरान खान साहब गए हैं उस वक्त के बाद उसकी वैल्यू, पहले वो अंडर प्राइस चल रहा था जब इमरान खान साहब थे, अब उसकी वैल्यू डबल हो चुकी है। ये मार्केट ने मुझे बताया। जिस मुल्क ने डिफ़ॉल्ट होना हो उसके बॉन्ड्स इस तरह हाथ नहीं लिए जा रहे होते, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मिफ्ता साहब से 4 मुख्तलिफ प्रोग्रामों में पूछा गया और चारों के अंदर जो उन्होंने जवाब दिए कि वो डॉलर क्यों इस तरह हो रहा है, वो चारों जवाब उनके आपस में नहीं मिलते। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा मैं पता करके बताऊंगा, उन्होंने कहा शायद ऐसा ही हो, जैसा एंकर ने सवाल किया कि ऐसा तो नहीं हो रहा, उन्होंने कहा शायद ऐसा ही हो। इसका मतलब एक क्लू नहीं है। अच्छा, हो क्या रहा है? आइए, चंडीगढ़ रोड के ऊपर बैठे हुए बड़े पेटों वाले बैंकर जो हैं, जो सूद खा खा के मज़ीद मोटे पेट हो गए हुए हैं उनके, वो स्पेकुलेशन कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान का ये पैरामीटर है कि यहाँ पे आपको 21 से 28 दिन का नॉर्मली पेट्रोल दस्तयाब होता है पाकिस्तान के अंदर। इस खदशे के पेश नज़र कि कहीं ये हम बैंकरप्ट ना हो जाए, पाकिस्तान की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 57 दिन का पेट्रोल इकट्ठा कर लिया इस मुल्क के अंदर। ये जो डबल इंपोर्ट हुई है, डबल से भी ज़्यादा, कोई पूछने वाला था उनको, कोई यकीन दहानी कराने वाला था कि भाई आपको ये डॉलर दस्तयाब होगा, आप डबल एलसीज ना खोलिए। अगली बात, हैस्कोल एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ है, हैस्कोल का डिफॉल्ट हो गया। हैस्कोल का डिफॉल्ट हुआ,
M1 और M2 के ऊपर हेस्कोल के पेट्रोल पाकिस्तान के कौमी अदारे PSO से छीन के किसने अपनी 5 लाख की नौकरी के लिए उनके हवाले किए, ये एक अलग टॉपिक है, इसको हटा दीजिए। हेस्कोल के डिफ़ॉल्ट के बायस पाकिस्तान का पूरा ऑयल सेक्टर जो है वो इस वक्त बैंकों की ब्लैक लिस्ट में है, और इसलिए ना पाकिस्तान की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की इंपोर्ट की कोई एलसी इंटरनेशनल बैंक खोलता है ना लोकल खोलता है। और जैसे ही कोई एलसी उनका रिफ्यूज़ल आता है, एक बंदरों की नस्ल पैदा हो गई है पाकिस्तान के अंदर, बदनस्ली, जो टापना शुरू कर देती है, जो नाचना शुरू कर देती है कि आहा जी आहा पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने लगा है। और बदकिस्मती से वो पाकिस्तानी ही होने का दावा करते हैं, लेकिन उनको इतनी खुशी होती है, उनके चेहरे के ऊपर मुसर्रत के इतने जज्बात बिखरते हैं कि हमें हैरत होती है यार कि ये मुहिब्बे वतन भी हैं, ये सादको अमीन भी हैं, और ये पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट पे नाच भी रहे हैं। तो पराचा साहब फिर हम क्या हैं? जी पराचा साहब, अच्छा सवाल छोड़ा रजी साहब ने। जी, बात भी दुरुस्त है। जब पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगी थीं 1998 में न्यूक्लियर रिलेटेड, और उसके बाद 99 में लगी थी डेमोक्रेसी रिलेटेड, तो साल 2000 में हमारे पास जो रिज़र्व थे टोटल $400 मिलियन रह गए थे। बट हमने कभी उस वक्त भी नहीं कहा था कि हम डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे या श्रीलंका बन जाएंगे। अभी पिछले महीने के फिगर जो थे मेरे पास, वो कोई $10 बिलियन थे स्टेट बैंक के पास, और $6 बिलियन थे, बिलियंस की बात कर रहा हूँ, वो थे कमर्शियल बैंक्स के साथ। अब चाइना से भी आ गया $2.5 बिलियन का रोल ओवर, सऊदी अरब ने भी ऐलान कर दिया डेफर्ड ऑयल पेमेंट के ऊपर। तो पैनिक की जो है, पैनिक की अनसर्टेनिटी की वजह से है, और जाहिर है एक ही प्लेटफॉर्म से बार बार कहा जाता है कि वो हम कहीं श्रीलंका ना बन जाएं, श्रीलंका जो है वो हम उसके दाने पे खड़े हैं। आप फ्रैंकली अगर मुझसे राय पूछें तो जितना हमारा डेट है, इस्लामाबाद में आप 2 नए सेक्टर खोल दें, आपका पूरा डेट पेमेंट हो जाएगी। आप लाहौर में एक नया सेक्टर खोल दें, कराची में खोल दें। सिर्फ प्रॉब्लम मैनेजमेंट की है और परसेप्शन बिल्डिंग की है। अगर खुद ही पूरी दुनिया में जाकर कहा जाए कि पूरा पाकिस्तान करप्ट है, पूरा पाकिस्तान करप्ट है, फिर भी अल्लाह की नेमत है कि लोग पाकिस्तान के साथ इंगेज रहते हैं, फिर भी अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि पाकिस्तान और अपना सरमाया पाकिस्तान भेजते हैं। रजी साहब आप इसको करिएगा, उसके बाद मैं नासिर साहब से कंक्लूड करें आप जरा। नासिर बेग साहब से मैं चाहूँगा, क्योंकि सीनियर भी हैं इसलिए वो कंक्लूड करें। पाकिस्तान का टोटल जो डेट है जी, वो 88% डोमेस्टिक डेट है जो हमने मकामी बैंकों से पकड़ा हुआ है। सिर्फ 12% जो है वो हमारा फॉरेन डेट है। हमने 4000 रुपया तकरीबन जो है वो डेट सर्विसिंग में इस दफ़ा अदा किया है, 4000 अरब रुपया, जिसमें से सिर्फ 506 अरब रुपया, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फिगर बता रहा हूँ, वो हमने फॉरेन डेट सर्विसिंग में दिया है, और तकरीबन 3500 अरब रुपया हमने लोकल बैंक साहूकारों को दिया है। तो ये कोई मुश्किल नहीं है कि इन साहूकारों के पेट को जरा थोड़ी देर के लिए रोजा करा लें। जी 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 नासिर साहब, आप जरा कंक्लूड कीजिएगा इस पूरी गुफ्तगू को। एक जो बात पराचा साहब ने कही कि कहीं इस सारे तनाजुर में हुकूमत की रिट नज़र क्यों नहीं आ रही, को कंफ्यूजन क्यों नज़र आ रहा है हमें? हुकूमत की रिट नज़र आनी चाहिए थी। मैं 2 बातें अर्ज करना चाहूँगा बहुत बाजारी अंदाज में। ये तो बहुत एकेडमिक बात हो गई, कितना कर्जा है हम पर, कितना हम पे कर सकते हैं। मैं कल देख रहा था फिगर कि वहाँ पर कितना फॉरेन एक्सचेंज है। हम स्टेट बैंक में, प्राइवेट बैंकों में हमारे पास $3.8 बिलियन का सोना भी पड़ा हुआ है, जिसका ताल्लुक फॉरेन कैपिटल से नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज से नहीं है। तो वो एक अलग बेनिफिट है हमारे पास। दूसरी बात ये कि जब ये हुकूमत आई थी, हमने बहुत इसको सुनाई दी, टिका के सुनाई दी कि मुश्किल फैसले नहीं ले रहे। जब मुश्किल फैसले लिए तो हम ये खिलाफ हो गए कि भाई ये क्या बेहूदगी है, आपने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया। लेकिन वो बहुत ज़रूरी था। वो ये श्रीलंका की जो गर्दान चल रही है, ये फेक गर्दान है, इसको ख़त्म करने के लिए भी और अपनी ख़रीद पर, अपनी कीमत ख़रीद पर सामान बेचने के लिए हम क्या कर रहे थे कि हम ₹1 का तेल ले रहे थे और 8 आने बेच रहे थे हम। तो हमारा जो खसारा था
करंट अकाउंट का, एक वो और एक हमारा अपना खजाना, वो बढ़ता चला गया। पूरी जो सूरत हाल है अब वो ये है कि आपकी इंपोर्ट कम हो रही है, उससे आपको फ़ायदा होगा। आपकी जो अच्छा एक और परसेप्शन था कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं वो इस हुकूमत को पैसे नहीं भेजेंगे, बल्कि उन्होंने रिकॉर्ड इजाफा कर तफसीलात दिया, भेजी। उन्होंने इजाफा कर दिया। लेकिन ऐसा मुख्तसर ये कि हर एक को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है कि ऐसा कोई बयान हमारे मुंह से ना निकले जिससे हमारे मुल्क का नुकसान हो और आलमी जो बरादरी है उसको नेगेटिव पैगाम जाए। इसी नोट के साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम शुरका का जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे नए मौज़ूआत के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।